दोपहर के 3 बज रहे हैं। 3 के तरकश में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है। महायुद्ध के 25वें दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शांति और संयम बरतने के संदेश दिया है। राज्यसभा से पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा संकट बड़ी परीक्षा लेने वाला है, हमें धैर्य और संयम के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के संबोधन में देखिए तकरीबन 20 मिनट का संबोधन था और संबोधन के कुछ देर बाद ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला कर दिया। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा, कल सरकार ने युद्ध संकट पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे और आखिर युद्ध संकट के समय देश में सियासत क्यों है। कुछ सवाल जो आज हम पूछेंगे वो एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। संकट में सियासत कौन कर रहा है, देश की विदेश नीति पर राजनीति क्यों हो रही है और संकट में परीक्षा की इस घड़ी में विपक्ष की क्या इच्छा है। आपदा में अवसर ढूंढने वाले कौन लोग हैं और पीएम का पैगाम, थमेगा बारूदी संग्राम, क्या ये दुनिया भर में ये संदेश जाने वाला है। देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चारू आपका। हमारे साथ दीपक झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है दीपक जी आपका। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ हैं सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार। सभी का आपका स्वागत है। देखिए अब शुरुआत कर देते हैं जो आज के बड़े सवाल हैं। तो दीपक झा सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। जी, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ही काम करेंगे, जो वो कहेगा वही करेंगे। ये कहां से दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका के इशारे पर सरकारें काम कर रही हैं? विकास जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बात यह है कि आप बताइए, आपने एक शब्द कहा कि राजनीति करता है विपक्ष। विपक्ष राजनीति नहीं करता है, सरकार आपदा में अवसर तलाशती है राजनीति करने की। मोदी जी अवसर तलाशते हैं राजनीति करने के, नए नए बहाने ढूंढने के, कि किस तरीके से राजनीति किया जाए, किस तरीके से भावनात्मक रूप से देश को बरगलाया जाए। राहुल गांधी जी सीधी सी बात करते हैं। आप ये बताइए, आखिर ट्रंप ने कहा कि नहीं कहा कि अमेरिका रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए? आप ये बताइए कि रूस ने कहा कि नहीं कहा कि 1 महीने के लिए मैं परमिशन देता हूं? ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, आप बता दीजिए। ट्रंप ने परमिशन दिया या नहीं दिया? पहली बात। ईरान के साथ हमारा व्यापार था तेल लेने का, 2019 में ट्रंप ने रोक लगाया कि नहीं लगाया? आप बताइए। तो जो ट्रंप कहता है वो करते हैं ना। 2 चीजें मैं बताऊंगा विकास जी। अच्छा दीपक जी, ये बात बताइए, आपने पेट्रोलियम मंत्री को सुना कभी? उन्होंने क्या कहा कि कभी पेट्रोल लेना या पेट्रोलियम लेना रशिया से बंद किया गया क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, अब विकास जी आप पत्रकार हैं, मैं आपको एक निष्पक्ष और राष्ट्रभक्त पत्रकार मानता हूं, तो मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाने जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं देखिए, अगर तेल लेना बंद नहीं किया, कम नहीं किया, तो नवंबर 2025 में तेल आता था 26 लाख बैरल प्रतिदिन, फरवरी में बचा 7 लाख प्रति बैरल। तो ये क्यों हुआ? कि देखिए एप्स्टीन फाइल वाले जो मंत्री जी है ना, ये तो एप्स्टीन से जाके मिलते हैं, कहते हैं मैं 3 बार मिला हूँ, मैक्सिमम 4 बार मिल के आऊं। तो इनकी कोई वास्तविकता, इनके ऊपर कोई विश्वास करेगा देश के लोग? क्या करेंगे? आज तो मोदी जी को शर्मसार होना चाहिए कि एप्स्टीन गैंग के लोग मंत्री बने हुए हैं कैबिनेट में। एक बार याद हो गए, एमजे अकबर आपकी उससे आते थे, बिरादरी से पत्रकार थे, उनके ऊपर मीटू का आरोप लगा था और उनको रिजाइन करवा लिया था, यही मोदी जी थे, उन्हीं के मंत्री थे। तो मोदी जी एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते। तो खैर उस पर नहीं जाएंगे, बात है मुद्दे की। बात आप बताइए, जो मैंने कहा कि ईरान के साथ आपका व्यापार क्यों खत्म किया? मोदी जी के कहने पे हुआ था, ट्रंप के कहने पे हुआ था कि नहीं हुआ था? अमेरिका के कहने पे हुआ था, नहीं हुआ था? 2019 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये बात तो वही कह रहे हैं आप। 2 चीज मैं कहना चाह रहा था कि व्यक्तिगत संबंध और देश हित अलग होते हैं। मोदी जी का व्यक्तिगत संबंध है ट्रंप के साथ, मोदी जी का व्यक्तिगत संबंध है नेतन्याहू के साथ। मुबारक हो मोदी जी, आपको ये दोस्ती बहुत बढ़िया। आप चाय पीजिए, उनके साथ पार्टी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जवाब, पेट्रोलियम लेना कम क्यों कर दिया? दीपक झा इस पे आपत्ति कर रहे हैं। दीपक झा ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कह रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? नमस्ते विकास जी। देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब भी
विश्व पे कोई भी आपत्ति आती है, जाहिर सी बात है उसका थोड़ा सा हिस्सा भारत के हिस्से में भी आता है, तो अपने देश के साथ खड़े रहने के बजाय ये जाकर दुश्मनों की साइड खड़े हो जाते हैं। अरे बाहर वाले तो हमारा क्या नुकसान करेंगे, हमें तो हमारे अपनों ने ही मार दिया। राहुल गांधी भी इसी तरीके के बयानबाजी करते हैं, चाहे हमारे देश अपने आप किसी जंग का हिस्सा हो जैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय था, या आज एक ऐसी जंग हो जिसका हिस्सा भारत नहीं है लेकिन जिसका असर भारत के ऊपर आ रहा है। तो ये बहुत ही मेरे देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2-3 अहम मुद्दे कहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जो झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। विकास जी, इनसे रूस पे जवाब चाहिए। ये सब मोदी जी का है, ये सब शासन प्रशासन का काम है। कालाबाजारी इनसे दीपक जी देखिए, मैंने बहुत आदर के साथ आपके बीच में बहुत आदर के साथ आपके बीच में मैं बोली नहीं, और मैं आशा करूंगी कि आप भी मेरे बीच में नहीं बोले। मुद्दे की बात करें दीपक जी देखिए, आप जानते हैं, आप ठीक है दीपक जी, आपने अपनी बात कह दी, अब प्रज्ञा जी को बोल लेने दीजिए। सर कालाबाजारी रोकना, विकास जी मुझे अनुमति दें। आपका जब टर्म आएगा दीपक जी तब बोल लीजिएगा, अभी प्रज्ञा जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी प्रज्ञा जी, तमाशा नहीं करे विकास जी, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा सीरियस नेचर की होती हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का नेचर बन चुका है कि सीरियस इश्यूज पे भी वो तमाशा करते हैं। ये हाथ जोड़ना, मेरी बात पहले करना, दूसरों को इंटरप्ट करना, प्लीज रिफ्रेन, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर आप मुझे एक बार भी और इंटरप्ट करेंगे, आई विल इंश्योर कि आप चारों में से कोई एक शब्द ना भूल पाए। देखिए, अब वापस हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये झूठ फैलाने का काम जब मोदी जी बोल रहे हैं, ये केवल एलपीजी के सिलेंडर्स को होल्ड करने का काम नहीं है विकास जी, ये इस तरीके की बयानबाजी भी है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अब तो ढांचा ही उड़ा दिया गया है, अब कुछ ठीक ही नहीं हो सकता, देश तो हमारा खत्म ही होने जा रहा है। अब सुनिए ना, इनकी भाषा सुनिए, आप इनकी भाषा का प्रयोग सुनिए, जिस तरीके से ये बात करते हैं और अपने देश के लिए बात करते हैं, तो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये देश के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, रूस की बात बार बार कर रहे हैं। रूस के साथ जितने अच्छे रिश्ते मोदी सरकार के हैं, उस चीज से भी आपको घबराहट है, क्योंकि आज का हमारा भारत वो है मोदी जी की वजह से जो वॉशिंगटन से भी बात कर सकता है और मॉस्को से भी बात कर सकता है, और ये बात आप नहीं बोल सकते थे अपने समय में। किसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? बल्कि आज सच्चाई ये है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी सिक्योरिटी इसी बात से आती है कि उस समय सस्ते दामों में हमने ज्यादा तेल खरीद के रखा होगा, ज्यादा हमने अपनी एनर्जी को श्योर करके रखा होगा। इस वजह से हम आज एक कंफर्टेबल सिचुएशन में। देखिए, जब पूरी दुनिया हिलती है कोविड के समय, और उदाहरण कोविड का मोदी जी ने भी लिया था, कोविड का एक दूसरा उदाहरण मैं ये लेना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा, कुछ आपत्ति तो एक बीमारी ने हमारे ऊपर लाकर डाल दी थी, पर उसके साथ साथ परेशानी बढ़ाने का काम हमारे विपक्ष ने किया था। चाहे वैक्सीन के लिए झूठ फैलाने का काम हो, कोविड के लिए झूठ फैलाने का काम हो, जहां पर कमी थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, एक कांग्रेस के नेता के घर में सैकड़ों सिलेंडर पाए जाते थे, वो कहां से आते थे जी? क्या उसको ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहते या उसको होर्डिंग नहीं कहते? आज देश की जनता आपके हर एक षड्यंत्र को समझती है, जाग चुकी है। इसीलिए आप चाहे दिल्ली में बैठे हैं, 3-4 बार से आप दिल्ली में भी आप बाहर हैं सत्ता के, और देश में तो आप हैं ही, आपको आपकी जगह दिखा दी गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विकास जी बहुत जल्दी से ये बोलना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है। हमारा देश हर चीज में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, चाहे अपने एलपीजी प्रोडक्शन की हो, उसके जो प्रोसेसेस का हमारा जो तरीका है क्रूड ऑयल का, उसमें हम ज्यादा एलपीजी बना रहे हैं। हर चीज से, चाहे वो शॉर्ट टर्म चीजें हैं या लॉन्ग टर्म चीजें हैं, हमारा देश उनसे जूझ रहा है और जूझने के लिए बिल्कुल तैयार है। देश का साथ देना देशवासियों का तो काम है ही, विपक्ष का भी है। ठीक है, सतीश केसिंग जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सतीश केसिंग जी, राहुल गांधी एक बात कह रहे थे कि ढांचा ही खत्म कर दिया गया है, क्या आप डिकोड कर पाए? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि किस ढांचे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं, उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम एक तरफ झुक गए हैं, हम वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शायद उनका मीनिंग यही हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी प्रज्ञा जी को सुना, उन्होंने कहा कि जी बोलने नहीं देंगी, ये कौन सा लहजा है? अब तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कह रही है कि मॉस्को से भी बात करते हैं, वाशिंगटन से भी बात करते हैं। अच्छी है, अच्छी बात है कि वो अब अपने लोगों से बात करने लगे और पार्टी मीटिंग भी बुलाई है और सदन में, दोनों सदनों में वक्तव्य भी दे रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य है। मेरा मुद्दा कल भी यही था और आज भी यही है मुद्दा कि क्या हमारी ईरान की नीति है, क्या हमारी रूस की नीति है और क्या हमारी अमेरिका की नीति है।
ये तीनों नीति दोनों सदनों में बयान के बावजूद अब स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं प्रधानमंत्री। तो मैं समझता हूं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग है उस पर इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई भारत का इकट्ठा रुख क्या रहे। ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकार एक प्रकार से अपनी पॉलिसी बदल रही है और विपक्ष से आवाज आता है कि ईरान के साथ जो है भारत सरकार का जो नीति रहा वो अच्छा नहीं रहा। ये आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज एक होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है एक बात सतीश और सिंह जी, कहूंगा अगर लेकिन ईरान हॉर्मुज से टैंकर को आने दे रहा है तो ईरान के साथ पॉलिसी में कहां दरार है, इस पर लौटेंगे। लेकिन इस बीच देखिए विपक्ष के नेता का एक और बयान आया है विदेश नीति को लेकर। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ग्लोबल लीडर बनने का मौका गंवा दिया है। भारत ने ग्लोबल लीडर बनने का मौका गंवा दिया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं के हमले लगातार जारी हैं। उन्होंने आगे कहा, अखिलेश यादव ने, मौका गंवाने पर सरकार जवाब दे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं युद्ध से सबका नुकसान होता है, हमारा भी हो रहा है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। समीर चौगांवकर, ये आपसे डिकोड करने को कहते हैं। विश्व गुरु बनने का, ग्लोबल लीडर बनने का मौका भारत ने यहां पर खो दिया, चूक गए भारत, और अब सरकार को जवाब देना होगा। देखिए विकास जी, अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में जो कल जो संबोधन हुआ था और आज जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन रहा है, अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेताओं से बहुत ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए क्या किया है और इस संकट से निकटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विस्तृत जवाब दिया है और भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या तैयारी कर रहे हैं उसको भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट दिया है। यह कहा जाता है, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए यूएसए से। अगर अमेरिका से प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो अमेरिका के टर्म्स पर ही प्रधानमंत्री ट्रेड डील कर लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज होते तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया था, उस बात पे प्रधानमंत्री मोहर लगा देते हैं। अमेरिका अपने शर्तों पे भारत से ट्रेड डील नहीं करवा पाया और आखिर में भारत की शर्तों पर ही ट्रेड डील होती है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है और जो राष्ट्र हित की नीति जो उनकी वही सबसे बड़ी नीति है कि देश सर्वप्रथम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक जिस तरीके से 2014 तक देश तमाम तरीके से निर्भर रहा है दुनिया के ऊपर, अब हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक के अपने कार्यकाल में 11 साल में अपने तमाम निर्णयों से इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कहा है कि संकट है, लेकिन इस संकट से निकलने के लिए जिस तरीके से कोरोना में 140 करोड़ के देशवासी एक साथ सरकार के साथ थे, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश को ही नहीं निकाला, तमाम दूसरे छोटे देशों को जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन सप्लाई करके दूसरे देशों की मदद की थी, वही संकट अगर ये सब आता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उसके लिए हम किस तरीके से तैयार है। 21 देशों की जगह 48 देशों से जिस तरीके से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, अपना रिजर्व बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। और प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है कि आज के जो संबोधन राज्यसभा में रहा है, उन्होंने बहुत राज्य सरकारों से भी कहा है कि भाई कालाबाजारी और ब्लैक मनी की मार्केटिंग की तरफ आप ध्यान रखिए, वो नहीं होना चाहिए। जिसके ठीक है, इसी पॉइंट पे लौटते हैं दीपक जी। मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसमें क्या मुख्य पॉइंट है और उन्होंने क्या बात किस परिप्रेक्ष्य में कही है। लेकिन कालाबाजारी, इस पर देखिए देश के भीतर के दुश्मन से आपको लड़ना पड़ेगा, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे मौके पर आप भी जानते हैं कि कालाबाजारी बढ़ जाती है, होर्डिंग बढ़ जाती है और उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। और कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी इसमें शामिल हैं। तो अगर ये अपील है तो आप इसमें प्रधानमंत्री के साथ हैं कि नहीं है? देखिए विकास जी, समझना पड़ेगा जो बार बार यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कोरोना एक महामारी थी। कोरोना पूरे दुनिया में अलग तरीके से था, लेकिन ये महामारी नहीं है, ये एक संकट की घड़ी है पूरी दुनिया में। तो इसको देश में भाजपा या सरकार
कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना करे। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी समस्या नहीं है, ये दुनिया की समस्या। दुनिया को आपको एक कूटनीति के तहत निपटना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास ईरान के जहाज को अमेरिका ने मारा था, वो क्या था, वो उसने गलत किया था। भारत के साथ अमेरिका का एक समझौता है कि जब भी भारत के आसपास इर्द गिर्द कोई, भारत के पास तो 2 शिप खड़े हैं ईरान के, भारत की टेरिटरी में खड़े हैं, उनको कहां निशाना बनाया? अरे सुनिए तो सही, निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब भारत अब श्रीलंका में जाके अगर अमेरिका किसी के जहाज को मार दे तो भारत कैसे उसमें इंटरफेयर करेगा भाई? तो जाके पढ़ लीजिएगा, पता करिएगा, बताइएगा भारत के साथ अमेरिका का समझौता है कि नहीं, कि भारत के आसपास जब भी अमेरिका अटैक करेगा तो भारत को इन्फॉर्म करेगा। दूसरी बात, जो आप लोग खुश हो रहे हैं कि 4 जहाज आ गए, 5 जहाज आ गए, रोज हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के 7 जहाज भारत आते थे, तेल लेकर, गैस लेकर, क्रूड ऑयल लेके, तो 7 जहाज। अभी पूरे 25 दिन में 5 जहाज आए हैं, तो खुशी मनाए या क्या करें? विदेश नीति की हम तारीफ करें या क्या करें? तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करें या देश की तारीफ करें तो बताइए चारू जी, क्यों खुश हो जाएं? 7 आते थे, टोटल 5 आए। देखिए विकास जी, यही मैं बोल रही हूँ, और मोदी जी ने सदन से भी यही कहा था कि बहुत जरूरी है आज के समय में कि हमारे पार्लियामेंट से, हमारे संसद से एक यूनाइटेड आवाज दुनिया को सुनाई देनी चाहिए, एक आवाज, भारतीय आवाज। लेकिन ये एक आवाज निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वो अपने पता नहीं कौन से एजेंडे सेट करने में लगा रहता है। वो ये नहीं सोचता कि जिस टहनी पर वो बैठा है वो टहनी को काटे जा रहे हैं। विकास जी एक बात बताइए, इनके बीच में एक बार नहीं आपके समय बोलती, देखिए प्रज्ञा जी ने बिल्कुल नहीं बोला था, उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, अपने टर्म का इंतजार किया। आप भी उनके टर्म का इंतजार करिएगा, अपने टर्म का इंतजार। दीपक जी, इसको बेसिक शिष्टाचार कहते हैं और आप इसका पालन कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज है ना, इतना आप नहीं कर सकते भाई, चलिए देश के लिए आवाज उठाएंगे, ये तो ज्यादा ही आपसे उम्मीद हो गई। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ आधे घंटे के एक डिबेट के लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी कर सकता है। तो विकास जी, इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि मैं जिस टहनी पे बैठा हूं ना, इसी को काट देता हूं दिखाने के लिए कि पेड़ कमजोर है। ये सोच हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। आज ये टैंकर्स की गिनती कर रहे हैं, मुझे बताइए दुनिया में और कितने देश हैं जिनके टैंकर वहां से निकल पा रहे हैं? पूरी दुनिया पीड़ित है, पूरी दुनिया पीड़ित है। और भारत आज इसीलिए सस्टेन और अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। क्या एनर्जी सिक्योरिटी जैसे शब्द का इस्तेमाल इनकी वोकैबुलरी में था भी मोदी जी के आने से पहले? नहीं था। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, क्लीन ग्रीन एनर्जी को यूज करते हैं, ये हमारी सरकार की देन है। 50% से ज्यादा हमारी एनर्जी नीड्स अब सेल्फ सस्टेन्ड हो चुकी है क्योंकि हम उस पे काम कर रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, पॉलिसी बनाते हैं और उस पर हम सफल होकर दिखाते हैं। दूसरी बात, अगर एलपीजी को किसी तरीके से मार लगी है तो जो पीएनजी की पाइपलाइन है फुल्ली डोमेस्टिक है। ये काम भी तो अब शुरू हुआ है ना, ये तो आपको नहीं पता होगा। पहले तो एलपीजी का कवर भी कितना होता था इस देश में? 55% भी नहीं था। आपके समय में 55% नहीं था। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था, लकड़ी वकड़ी लेकर आती थी और तब उनके घर में चूल्हा जलता था। लेकिन आप लोग को इन चीजों की समझ नहीं है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब एक विश्व में स्थिति है जो सबके कंट्रोल के बाहर है, भारत इस जंग का हिस्सा नहीं है, भारत इस जंग में अपने आप को झोंकने नहीं जा रहा। लेकिन जब पूरी दुनिया पीड़ित है तो हम अपने लिए इस समस्या में से क्या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम इंडिपेंडेंट भी रहे और अपनी पूरी 150 मिलियन की आबादी को संभाल भी पाए। यस, हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आज ये सरकार है। देखिए, आप भाग्य बोलिए, जो भी बोलिए, मोदी के समय में कोरोना, आप इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? दीपक जी, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, ईरान ने कहा है कि मैं अपने दुश्मन देशों का जहाज नहीं निकलने दूंगा, जो हमारे मित्र हैं उनके जहाज निकल रहे। तो भारत मित्र है या शत्रु, भारत सरकार ने स्पष्ट नहीं कर पाया। 5 जहाज निकले, उस पर चारू प्रज्ञा ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने वही कहा कि तो जहाज मित्रों के तो निकले होंगे ना, दुश्मन के कहाँ निकल पा रहे हैं दीपक जी? क्या हो गया? 2 दूनी 4 होते हैं, नहीं समझ पा रहे आप। सुनिए, विकास जी, उसने ईरान ने क्या कहा कि मैं अपने दुश्मन देशों का जहाज नहीं निकलने। अब इनको चुप आपकी बातें उनके सदन में करी जाती हैं। अब इनको शिष्टाचार सिखा दीजिए। सच में भारत का शत्रु है, वहां पर आपको शत्रु बोलने में शर्म आती है, जहां भारत की कोई शत्रुता है ही नहीं। ठीक है प्रज्ञा जी, अब दीपक जी को बोलने दीजिए, अब दीपक जी को बोलने दीजिए। आप अपना पॉइंट रेज कर दिया जी दीपक जी। देखिए, किसी के नाम में प्रज्ञा होने से वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता, बस नाम का प्रज्ञा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ईरान ने स्पष्ट कहा कि मैं अपने दुश्मन देशों नहीं है, लेकिन आपके केस में आपकी पर्सनल टिप्पणी, पार्टी की टिप्पणी, दोनों उतनी ही वाहियात है। सुनिए, देखिए, शिष्टाचार
मेंटेन नहीं करने आता, इनको स्कूल नहीं जाती शायद। भाई बात यह है, आपने विकास माहौल जी, बिगाड़ा। विकास जी, जब कोई रिटेलिएट विकास जी, करे, रिस्पॉन्स करे तो आप उस पे सवाल उठा ले। माहौल किसने बिगाड़ा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माहौल ताली किसने बजा दो, बिगाड़ा? बिगाड़ी हर बार है। मेरे बोलने पर ताली बीच में बजा बोलना देता हूं। किसने शुरू करा? पर्सनल टिप्पणी किसने करनी बोलिए, शुरू करी? बोलिए। आपको क्या लगता है कि आप भी राजकुमार हैं बोलिए। कि जैसे राहुल गांधी की आरती उतारे उनके 99 चुनाव हारने के बाद भी आपका हर तरीके का पर्सनल यहाँ पर रिमार्क करने के बाद देखिए, आपकी आरती उतारी विकास जाएगी? जी, ये क्या देखिए बात विकास है? जी इसको बोलते हैं, ये क्या बात है? इसको बोलते हैं ठीक है प्रज्ञा, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बात कह ली। दीपक अपनी बात पूरी कर लीजिए, पर्सनल कमेंट से बचिए ताकि डिबेट नहीं, पर्सनल- स्वस्थ तरीके से हो सके। अरे भाई पर्सनल तो कुछ होता ही नहीं है, तो देश की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रज्ञा आप का भी देश की मतलब बात क्या कर रहे हैं। होता है? मैंने- पर्सनल नहीं है दीपक झा जी। प्रज्ञा प्रज्ञा का का मतलब मतलब क्या होता आपके है? नाम का यहाँ पर विश्लेषण करूं मैं? आपके नाम का अरे विश्लेषण करें- करूं? अरे पर्सनल देखिए। टिप्पणी ये नहीं होती कि प्रज्ञा का प्रज्ञा मतलब हो- क्या है और उसके बाद मान भी नहीं रहे हो। देखिए मोदी जी ने तो देश की प्रज्ञा को प्रज्ञा का खत्म कर दिया मतलब है। क्या देश है को- उसका विश्लेषण मोदी करना जी ने देश निजी की टिप्पणी प्रज्ञा को नहीं है खत्म क्या? कर दिया है। आप माफी सुनिए, से शुरू अब करिए। दीपक जी, तार्किक बहस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें, आगे बढ़ें। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की प्रज्ञा को इन्होंने खत्म कर दिया। अरे फिर आप कहते व्यक्तिगत कि आज उस पे से आ गए। व्यक्तिगत सुनिए, टिप्पणी है, प्रज्ञा विकास मतलब जी, उसे आप इनसे माफी देश को बुलवाइए। इन्होंने बुद्धिहीन बनाने का प्रयास आप पहले किया है। आप इनसे सुनिए, माफी अब बुलवाइए चुपचाप क्योंकि रहिए। देखिए इन्होंने देश जब मेरे को देश की बात आती बुद्धिहीन है ना, बनाने का काम जब किया है, जंग की प्रज्ञाहीन बात आती बनाने है, का जब काम बाहरी किया है। ताकतों नरेंद्र की मोदी बात जी आती अपने है, आप को तो प्रज्ञावान इनको समझते हैं, अपनी बस और कुछ नहीं। छोटी राजनीति परे रख देनी चाहिए और कभी तो देश के विकास साथ खड़ा जी, रहना चाहिए। कभी विकास तो जी, नरेंद्र मोदी जी का प्रज्ञावान। अपने अच्छा, आप ये पूरे बताइए, जीवन में कभी भी दीपक जी, एक आपसे बयान मेरा नहीं सवाल है। दिया ताली देश के बजा साथ। दीपक जी, एक आपसे बयान मेरा नहीं सवाल दिया है आप कि कभी। सात जहाजों की बताओ जगह ना 5 मुझे। जहाज आ रहे हैं और ईरान ने कहा कि दुश्मन देशों के अलावा हमारे किसी भी मित्र देश के जहाज निकल सकते हैं। तो फिर तो इसमें आप आप बताइए। भारत को दुश्मन देश क्यों मान रहे हैं ईरान का? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जहां रोज 7 जहाज आते थे, पूरे 25 दिन में 5 जहाज आए, और ईरान ने किस हैसियत से, किस अच्छा, देश में तरीके बारिश से 5 होती है, जहाज- बारिश में भी जो आवाजाही है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो धीमा हो जाता है, रुक जाता है, तो उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं आप? अरे मोदी जी को ना कोरोना अरे के लिए बारिश जिम्मेदार हो रही मानते है, हैं, उधर मोदी जी को- बारिश हो रही है, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की, गोलों की, वहां पर अगर आप 5 में से 7 में से 5 जहाज निकाल ला रहे हैं, पूरी दुनिया वहां पर बंधक पड़ी हुई है, आप उसकी उपलब्धि तो छोड़िए, आप उस पर यह कह रहे हैं कि क्यों कम आए हैं? सुनिए विकास जी, रूस का पूरा जहाज जा रहे हैं, चाइना के पूरे जहाज जा रहे हैं, इसमें बात नहीं है। बात यह कि जब हम सबसे कहते ज्यादा हैं जहाज मोदी, आपको मोदी, पता है मोदी, भारत के निकले हैं वहां से। सुनिए एक वैश्विक समस्या, इसको वैश्विक समस्या के तौर पे देखिए। मोदी की हाँ, वही हम समस्या चाह रहे थे ना, लेकिन इसको आप तो मोदी से जोड़- इसको आप मोदी की समस्या बना उपलब्धि देते। मान रहे हैं विपक्ष की। क्या हमने कोशिश कर ली और नहीं, देखिए इसका- कम निकाल पाए। देखिए, जब आप ठीक है मोदी- सतीश के सिंह जी, सुनिए। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इस डिबेट का सबसे ज्यादा लुत्फ जो है वो सतीश के सिंह जी ले रहे हैं। आप अपनी बात, क्या 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 बात थी जिसपे आपको इतनी जोर मुस्कुराहट आ रही है? शामिल होंगे तो समस्या होगी। बार हम लोग डेवलपमेंट, गवर्नेंस, सिंडिकेट, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग टाइम अभी इंतजार कर रहे हैं, 4th में आएगा नया करके, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बने। 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? नंबर देने का मन नहीं, उसको चोर को माइनस नंबर दिया जाता है, उनको तो माइनस में रखना चाहिए। अगर हाईएस्ट नंबर 10 है तो ममता बनर्जी 10 है, हाईएस्ट नंबर 100 है तो ममता बनर्जी 100 है। सपन दास गुप्ता, यूं तो कई बार उन्होंने कलम उठाई होगी, लेकिन इस बार हाथ में झंडा लेकर चल रहे हैं। इस बार राजबिहारी से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर क्या इस बार सबसे बड़ी चुनौती है सपंदा आपके लिए इस इलाके में? देखिए, चुनौती तो जरूर है, लेकिन ये हमारा होम ग्राउंड है, ये हमारा, यहाँ ही हम रहते हैं, हमारा 100 साल में हमारा फैमिली यहाँ से रह रहे हैं, तो एक समय में होम ग्राउंड है। और दूसरा है, इस बार जो माहौल है, 15 साल तृणमूल शासन के बाद लोग एक परिवर्तन चाहते हैं, जरूर से। ये चाहते हैं कि भाई
पश्चिम बंगाल एकदम सारा इंडिया में इररिलेवेंट हो जा रहे हैं, अप्रासंगिक हो रहा है। इसको बदलना चाहिए। इस बार जब आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से कुछ ही दूर इलाका है, क्या आपको लगता है कि इस बार चुनौती सिर्फ वोट की नहीं, क्योंकि बीजेपी का परसेंटेज बढ़ता है, जीत नहीं पाती है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस दक्षिण कलकत्ता अपना घर समझते थे और बहुत दिन से उनका प्रतिष्ठित है, लेकिन सब कुछ बदलता है। माँ काली से क्या मांगा आशीर्वाद? माँ काली का जो आशीर्वाद ना, माँ काली हमें भक्त, माँ काली का भक्त है, हम लोग शक्त है, शक्त ट्रेडिशन में माँ काली से किसी मांगता नहीं। हिंदुत्व के आधार पे ही इस बार वोट मांग रहे हैं ना। सपन दास गुप्ता जी खड़ा हुआ है, माने आप विश्वास नहीं कीजिएगा, दादा जब भी जा रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, माने दादा कंटिन्यू रैली कर रहा है। आदमी का माने देखने का लायक है कि आदमी इतना सपोर्ट कर रहा है, वो खुद निकल के ऊपर से नीचे आ रहा है दादा के लिए कि दादा इस बार परिवर्तन चाहिए, इस बार भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। सब क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं बंगाल में। बंगाल में 15 साल सरकार जो चला रहा है तृणमूल कांग्रेस, वो लोग नखरी चोरी किया है, तुलाबाजी किया है, गुंडाराज किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। आप देखिए, हाई क्लास का लोग परेशान भी है, लोअर क्लास में जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग भी परेशान है। ये परेशान से मुक्ति चाह रहा है ये लोग, इसीलिए बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार आएगा। सपन दास गुप्ता बहुत वोट से जीतेगी। बदल होना चाहिए। बंगाल मांग रहा है बदल, बंगाल में बदलाव आएगा। और 34 साल सीपीएम का भ्रष्टाचार देखे हम, और 15 साल देख रहे दीदी का चोरी। एक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जिसमें चोरी नहीं है ममता बनर्जी के राज में। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा चोर, अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा चोर में भर गया। चोरी करके 26,000 जो सर्विस लिया था स्कूल टीचर, जो चोर सर्विस स्कूल टीचर बनेगा तो लोग क्या सिखाएगा बच्चा लोगों का। रेशन में सेंट्रल से चावल आता है, गेहूं आता है, वो भी बांग्लादेश पाचार हो जाता है। वेस्ट बंगाल में तो एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ है नहीं, यहाँ भी क्राइम है। देखिए, दीदी कहती हैं कि सेंट्रल एजेंसीज परेशान करती हैं बंगाल के लोगों को, बंगालियों को और बंगाल की सरकार को। जो चोरी करता है वो तो पुलिस को डरते हैं, तो हम तो चोरी करते नहीं, पुलिस को डरते नहीं है। पुलिस का सामने से चलते हैं, पुलिस के बारे में कुछ बोलते नहीं है। जो चोरी करता है ना, वो हर टाइम दिल से पुलिस करते रहता है। वो तो चोरी किया है, उनका भतीजा का चोरी वाला माल पकड़ा गया है। वो तो खुद ने बोला है, मेरा भतीजा क्या खाएगा, मेरा भतीजा का बैंक अकाउंट सीज हो गया, 180 करोड़ का मेरा भतीजा का प्रॉपर्टी क्रोक हो गया, अटैच हो गया। तो बोल सकते हैं वो एक 35 ईयर्स ओल्ड लड़का को 180 करोड़ कैसे हुआ था। तो 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? नंबर देने का मन नहीं, उसको चोर को माइनस नंबर दिया जाता है, उनको तो माइनस में रखना चाहिए। सड़क पर क्या कहेंगे? एनक्रोचमेंट शुड बी रिमूव्ड, टू मच इट इज, इट्स डिफिकल्ट टू वॉक इन इवन फुटपाथ्स। They are already encroached with mandis and temples and all this, unauthorized mandis and all this. मंदिर बनाने में वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनाते हैं तो अच्छा है, मंदिर पे नाराजगी है कि फुटपाथ को, पूरी फुटपाथ बंद कर देंगे आप, मंदिर बना के अपना घर बना के रहेंगे पंडित लोग। Tell me. हमारे साथ देवाशीष कुमार हैं, इस बार फिर एक बार राजबिहारी से उम्मीदवारी कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से। देवादा, इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बांग्ला की उष्णता, बांग्ला की इज्जत। जो लोग बांग्ला को सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो दखलदार लोग बांग्ला में दखलदारी करने मांग रहे हैं, उसका खिलाफ में लड़ना सबसे बड़ा चीज है। अच्छा, ये बात आरोप लगा रहे हैं सपन दास गुप्ता आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कि कालीघाट इलाके में परेशान किया जाता है, ये कैसे देखते हैं इसको? किसके परेशानी? कालीघाट में कौन आदमी का परेशानी होता है? सपन बाबू क्या बोला है, किसका परेशानी होता है? माँ का परेशानी होता है। वहाँ जो लोग काम करते हैं, पंडित और बाकी लोग, उनको दिक्कत होती है, यही आपसे पूछ रही हूँ। आसपास के पुजारियों को और लोगों को, स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, कैसे देखते हैं आप इन आरोपों? हम जानते नहीं, हमारे मालूम ही नहीं है।
झूठ इंजाम लगाते हैं, इसमें वो कुछ नहीं है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जब आती है जो आरोप लगते हैं कि बाहर से लोग आते हैं या उम्मीदवारी करते हैं, आप यहाँ स्थानीय हैं, ज्यादा काम करते हैं, क्या सोचते हैं आप इस बार? आदमी बोलेगा हम बोलने से अपना पब्लिसिटी आपकी करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हम तो यहाँ का रहने वाला आदमी है। हम तो यहाँ जन्म हमारा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में, बुढ़ापा में चला गया कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये हमारा तो रूटीन वर्क ही है। इसमें क्या सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या है? कोई चुनौती है तृणमूल कांग्रेस के सामने? देखिए, हम लोग टाइम अभी इंतजार कर रहे हैं, 4 मई आएगा, नया करके 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्या बोलेगा वो, हिस्ट्री उसको सोचेगा। आज नहीं काल तो चेंज ही होगा। देखिए, बुरा काम करने से आदमी लोग को बुरा फल मिलता है, अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलेगा। ऊपर वाला है, जो काम भी कर रहे हैं ऊपर वाला इसको दे देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वो कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको लगता है उनको फिर एक बार मुख्यमंत्री बना देगी? मास आदमी के साथ रहना है, झूठ ना बोला, इसीलिए जो कमिटमेंट करते हैं आदमी को वो निभाता है कमिटमेंट। ये बताइए कि आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या काम किया है और कितने नंबर देंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस को? देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोगों का जो समर्थन है, यहाँ पे लोग घर से निकल के देवाशीष कुमार के लिए, सबसे बड़ी बात है हमारी मामा टीम मनुष की नेत्री ममता बनर्जी के लिए यहाँ पे समर्थन व्यक्त कर रही है अपनी प्रेजेंस के। कोई लड़ाई है इस बार राजबिहारी में? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी 10 में है, 100 में है। अगर 10 आउट ऑफ अगर हाईएस्ट नंबर 10 है तो ममता बनर्जी 10 है, हाईएस्ट नंबर 100 है तो ममता बनर्जी 100 है। राजबिहारी तो तृणमूल का घाटी है, यहाँ पे भी देवाशीष कुमार ही जीतेगा। क्या कारण है, क्या क्या काम किया? काम देखिए, जैसे हर घर में लक्ष्मी भंडार जो है सबको फिलहाल मिल गया है। अभी जो लोगों को नौकरी नहीं मिला 40 इयर्स के नीचे 21 साल से, तो सब जो लोग अप्लाई किया सबके अकाउंट में 1,500 रुपये आ गया है। तो ये बेकार भाता नहीं है, ये आप पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ममता दी ने एक स्कीम खोला है। इस बार जो मुद्दा है एक कम्प्लीटली वुमेन सेफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात जो है, अगर बीजेपी सरकार अगर कोलकाता पे अगर आती है तो कोलकाता के जो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब लोग मिलके जो एक मतलब अपने इलाका बना के जो सब एक साथ ईद में वो सिमाई देते हैं, और हम लोग भी जाते हैं दुर्गा पूजा पे, उन लोगों के साथ दावत पे हम लोग भी जाते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग है वो पूरा बिगड़ जाएगा। क्या अच्छा किया है? बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए और समाज के लिए, बहुत कुछ किया है। दीदी का ही पल्ला भारी है, क्योंकि दीदी का सब कुछ हम लोग साथी है, जो साथी जो होता है, या कॉलेज में जो अभिषेक बनर्जी, उन लोगों का सहना है हम लोग, ठीक है। तो दीदी के पास में हर पल रहते हैं और हर पल हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस बार भी हम तृणमूल को ही जिताएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है ममता बनर्जी? दीदी सब कुछ में मतलब यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं आसपास में, बिजली बोलिए, पानी का प्रॉब्लम बोलिए, सड़क, कुछ भी मतलब घर के मतलब पानी, बिजली, सड़क, आसपास का जो मतलब कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता है। सब कुछ मतलब एक बार बोलने में ही ना, मतलब जाके हम लोग का 90 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं, तो हम लोग जाके बोलते हैं सिर्फ एक बार, तो उसी पल में स्टार्ट कर देते हैं काम करना। यहाँ पे हम लोगों का कोई दिक्कत ही नहीं होता है, दिक्कत ही नहीं होता है दीदी के अंडर में। किसका पलड़ा भारी और क्यों? नहीं, देवादा का पल्ला बहुत बढ़िया है, ये कंपेयर करने का ही है नहीं, ये कोई कंपेयर करने का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देवादा हर साल हर दिन रहता है, हर लोगों के साथ रहता है, सुख दुख में रहता है, तो क्वेश्चन नहीं अराइज करता है। बीजेपी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अराइज ही नहीं करता है। बीजेपी बोलती है भद्रलोक सीट है, हमने एक भद्रलोक को दिया है, सपन दास गुप्ता बहुत एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड है, ये सही है, लेकिन एजुकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज द सर्विस टू द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुद्दा तो एक ही है, तृणमूल सरकार, और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता कि अपन को और कोई नहीं मांगता, अपन को और कोई नहीं मांगता। पहली बार भी जीते थे जो, इस बार भी जीतेंगे ममता, क्योंकि ममता का क्षमता के सामने और कोई नहीं चलता। रैपर मुझे एक बताओ, बीजेपी बनाम टीएमसी का एक रैप करके दिखाओ। और बीजेपी अच्छा, एक कमला बीजेपी सरकार को हमको नहीं दरकार, क्योंकि ये लोग सिर्फ खून चूसता है और घर के अंदर कमान और करतूज के साथ घुसता है।
क्योंकि हम लोग के सिर्फ एक ही है, वो है तीनों मूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। सबसे बड़ा मुद्दा युवा में है कि ममता बनर्जी युवा साथी दे रहा है। हमारा स्टूडेंट लोग जो है उनको 10,000 रुपये करके दे रहा है फ़ोन खरीदने के लिए। हमारा स्कूल कॉलेज सब गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो और कोई स्टेट में नहीं है, जो हमारा दीदी दे रहा है। और युवा के लिए चाकरी है, बहुत कुछ है। बीजेपी कहती है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा परेशान है, लोग परेशान है, क्या सच्चाई है इसमें? बेंगलोर की जीडीपी गिर गया है और वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की जीडीपी उठ गया है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारा कलकत्ता में नौकरी बहुत ज्यादा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, NDTV।